हाय दोस्तों, आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं लैरिंजियल कैंसर। तो चलिए देखते हैं। तो लैरिंजियल कैंसर समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लैरिंग्स क्या होता है। तो एक्चुअली जो हमारा नेक वाला रीजन होता है, जो हमारी गर्दन होती है, उस वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है हमारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये स्पीकिंग में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो लैरिंग्स होता है ये कई पार्टों से मिलकर बना होता है, जैसे कि एपिग्लोटाइटिस, सुप्राग्लोटाइटिस, वोकल कॉर्ड, ग्लोटाइटिस एंड सबग्लोटाइटिस। तो कुछ इस प्रकार से जो हमारा लैरिंग्स प्रेजेंट होता है इस वाले रीजन में। चलिए अब हम देखते हैं कि लैरिंजियल कैंसर किसे कहते हैं। तो देखिए, लैरिंजियल कैंसर में भी अल्सो कॉल्ड कैंसर ऑफ द लैरिंग्स। क्या होता है, जो लैरिंग्स होता है अगर इस वाले रीजन में कैंसर परफॉर्म हो जाता है, एबनॉर्मल सेल्स की ग्रो होने लगती है, तो उस कंडीशन को लैरिंजियल कैंसर बोला जाता है या फिर लैरिंजियल कार्सिनोमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, द इनर वॉल्स ऑफ द लैरिंग्स आर लिंक्ड विथ कॉल्ड स्क्वायमस सेल्स। तो जो हमारा लैरिंग्स होता है तो इसकी जो इनर लाइनिंग होती है वो स्क्वायमस सेल्स की बनी होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो स्क्वायमस सेल्स होती है वो एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती हैं, अनकंट्रोल ग्रो करती हैं। ठीक है। जिस कंडीशन में होता क्या है कि लैरिंग्स में ट्यूमर का परफॉर्म हो जाता है। ट्यूमर परफॉर्म हो जाने के कारण ही यहाँ पर मतलब कैंसर का परफॉर्म हो जाता है, कैंसर का ट्यूमर बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, कैंसर बन जाता है लैरिंग्स में, तो उस कंडीशन को हम लैरिंजियल कैंसर बोलते हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे क्या कारण होते हैं जिसके कारण लैरिंग्स में कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो देखिए, स्मोकिंग एंड टबाको यूज। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का यूज करते हैं, टबाको का यूज करते हैं, तो उसके कारण कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन एक्सेसिव एल्कोहल कंजप्शन। अगर आप बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। साथ ही साथ क्रॉनिक एसिड रिफ्लेक्स। अगर जो आपका स्टमक होता है उसका एसिड बार बार रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, उसका जो फूड कंटेंट होता है वो वापस से बैकफ्लो होता है आपके ईसोफेगस में बार बार, तो उस कंडीशन में भी आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके लैरिंग्स में। ठीक है। इसके साथ एक्सपोजर टू केमिकल एंड पॉल्यूटेंट। क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल के कॉन्टैक्ट में रहते हैं या ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि आपको चांसेस हो जाते हैं कैंसर होने के आपके लैरिंग्स में। ठीक है। इसके साथ पुअर न्यूट्रिशन एंड विटामिन डेफिशिएंसी। अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट नहीं लेते हैं, विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, प्रॉपर तरीके से विटामिन नहीं होते हैं, मिनरल्स नहीं होते हैं आपके खाने में, तो चांसेस हो जाते हैं इंक्रीज कैंसर होने के। ठीक है। इसके साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसे कि HPV वायरस भी बोलते हैं, अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, तो इस वायरस के कारण से भी क्या होता है, कैंसर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। इसके साथ एज की बात करें तो जो 55 अबव वाले पर्सन होते हैं उनको लैरिंग्स में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहते हैं। ठीक है। इसके साथ एक्यूपेशन। एक्यूपेशन मतलब ये है कि अगर आप ऐसी जगह पर व्यवसाय करते हैं, ऐसी जगह पर कार्य करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि जो आप सांस लेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर करेंगे अंदर, और आपको चांसेस हो जाते हैं कैंसर होने के। ठीक है। इसके साथ प्रेजेंट हिस्ट्री हेड और नेक कैंसर। अगर आपको पहले कभी हेड में और नेक में कैंसर हुआ था तो हो सकता है कि मे बी जो कैंसर सेल्स हैं वो वापस से ग्रो करने लगे, रीग्रोथ करने लगे, तो उसके कंडीशन में भी मे बी चांसेस होते हैं कि आपको लैरिंग्स में कैंसर हो जाए। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर किसी को लैरिंग्स में कैंसर होता है। तो चलिए फर्स्टली हम बात करते हैं हॉर्सनेस और वॉइस चेंजेस। तो क्या है, लैरिंग्स एक काम ही करता है कि मतलब कि बोलने के लिए हेल्प करता है, लेकिन अगर कैंसर होगा उसमें तो क्या होगा, आपकी आवाज़ में चेंजेस देखने को मिलेगा, आप ठीक तरह से नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, आवाज़ चेंज हो जाती है। ठीक है। इसके साथ परसिस्टेंट शोर थ्रोट और कफ। इसमें क्या होता है, लगातार गले में खराश हो जाती है, खांसी होने लगती है, ठीक है, खरखराहट जैसी आवाज़ आने लगती है। ठीक है। इसके साथ डिफ़िकल्टी स्वैलोइंग, जिसे हम डिस्फेजिया भी बोलते हैं, मतलब कि क्या होगा कि आपको जो खाना खाएंगे आप तो उसे निगलने में परेशानी होगी, दिक्कत होगी, ठीक तरह से स्वैलो नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है। इसके साथ लंप और स्वेलिंग इन दी नेक। तो क्या होगा, गर्दन में गांठ बन जाती हैं, सूजन आने लगती है, गांठ टाइप की बनने लगती है उसमें। ठीक है, इस प्रकार से देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ ईयर पेन विदाउट इन्फेक्शन। आपके ईयर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, बट अगर लैरिंग्स में कैंसर होता है तो आपके ईयर में भी पेन होगा। ठीक है, पेन होगा, दर्द होगा।
साथ ही साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब कि क्या होगा, सांस लेने में कठिनाई होगी, आप ठीक तरह से सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है, दिक्कत होगी आपको। इसके साथ अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, मतलब जो आपका वेट लॉस होने लगता है, वजन कम होने लगता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो कि हमें कैंसर में देखने को मिलते हैं, अगर किसी को कैंसर होता है लैरिंक्स में तो, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की, कि इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो देखिए, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द थ्रोट एंड नेक, सबसे पहले तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, थ्रोट एंड नेक का फिजिकली विजुअलाइज किया जाता है, देखा जाता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी। इनडायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी में क्या होता है, डॉक्टर्स के पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि इस प्रकार से मिरर लगा होता है। तो ये नॉर्मली प्रोसीजर होता है, ये माउथ में इंसर्ट करते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि कैंसर कितना ग्रो कर रहा है, उसकी सेल्स कितनी ग्रो कर रही हैं। इसमें कोई भी एनेस्थेसिया देने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, ये नॉर्मली हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी की बात करें तो डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी में क्या करते हैं, जो लैरिंजोस्कोप होता है उस लैरिंजोस्कोप के माध्यम से विजुअलाइज किया जाता है, ट्रैकिया को देखा जाता है। आप देख पाएंगे को कुछ इस प्रकार से क्या होता है, लैरिंजोस्कोप होता है। इसमें क्या होता है, इसके टॉप पर एलईडी लाइट लगी होती है जिसके माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है, ट्रैकिया को विजुअलाइज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी भी बहुत ही ज़रूरी होती है, इसमें देखा जाता है जो ट्रैकिया होता है उसे विजुअलाइज करने के लिए, साथ ही साथ जो ईसोफेगस होता है, स्टमक होता है, इतने पार्टों को देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। एंडोस्कोपी में भी क्या होता है, जो एंडोस्कोप होता है उसमें लाइट लगी रहती है, कैमरा लगा रहता है, जिसके माध्यम से डॉक्टर्स आसानी से विजुअलाइज कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद इमेजिनेशन टेस्ट होते हैं कुछ बारीकी से देखने के लिए, जैसे कि सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई किया जाता है। देन बायोप्सी, बायोप्सी में आपको पता ही होगा कि टिश्यू और सेल्स को लेकर के, वहाँ की कैंसर सेल्स की, वहाँ पर लेबोरेटरी में क्या किया जाता है, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, प्रॉपर तरीके से असेस किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से कुछ डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन होते हैं इसकी। इसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, कि इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, फर्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द ट्यूमर और पार्ट ऑफ द लैरिंग्स। तो जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स में जो ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है, जो गांठ बने गई है कैंसर के कारण, तो उस गांठ को सर्जरी के माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है, कैंसर सेल्स की। इसके बाद हम बात करते हैं रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी में क्या किया जाता है, देखिए, हाई एनर्जी रेस टू किल कैंसर सेल्स। इसमें हाई एनर्जी रेस का यूज़ किया जाता है कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, किल करने के लिए, ताकि वो ग्रो ना हो पाए, ठीक है। इसके बाद कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होता है, देखिए, इज अ कैंसर ट्रीटमेंट दैट यूजेज ड्रग टू स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द कैंसर सेल्स। तो इसमें क्या करते हैं, जो कैंसर सेल्स होती हैं वो ग्रो हो रही हैं, तो उन्हें स्टॉप करने के लिए क्या किया जाता है, ड्रग्स का यूज किया जाता है। ड्रग्स का यूज करके क्या किया जाता है, उस कैंसर सेल्स को स्टॉप किया जाता है ताकि वो ग्रोथ ना कर पाएँ और वहीं पर किल हो जाएं, ठीक है। तो इसमें कीमोथेरेपी इस प्रकार से की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी। कुछ सर्जरी भी परफॉर्म की जाती। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं सर्जरी। सर्जरी डिपेंड करती है कि लैरिंग्स के किस भाग में कैंसर हुआ है, उसके हिसाब से ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है। जैसे कि फर्स्ट है हमारा सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टमी। सुप्राग्लॉटिक लैरिंजेक्टमी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें लैरिंग्स के सुप्राग्लॉटिक रीजन को रिमूव करते हैं। जो सुप्राग्लॉटिक रीजन होता है, अगर इस वाले पार्ट में कैंसर सेल्स ग्रो कर गई हैं तो इस वाले पार्ट को रिमूव करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं हेमीलेरेंजेक्टमी। हेमीलेरेंजेक्टमी भी एक पार्शियली लेरेंजेक्टमी का टाइप होता है। इसमें लेरिंग्स का आधा भाग रिमूव करते हैं, ठीक है। लेरिंग्स के अगर आधे भाग में क्या हुआ है, कैंसर सेल्स ग्रो कर गई हैं, तो उसमें आधे भाग को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है ना। इसके साथ हम बात करते हैं पार्शियल लेरेंजेक्टमी। पार्शियल लेरेंजेक्टमी भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें लेरिंग्स का सिर्फ एक हिस्सा ही रिमूव करते हैं, ठीक है। किसी एक हिस्से में अगर क्या हो गया है, लेरिंग्स के कैंसर सेल्स ग्रो कर गई हैं, ठीक है, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद टोटल लेरेंजेक्टमी। टोटल लेरेंजेक्टमी में आप क्या करेंगे कि अगर पूरा लेरिंग्स ही बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो गया है कैंसर सेल्स के कारण, तो पूरे लेरिंग्स को ही रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसे हम टोटल लेरेंजेक्टमी बोलते हैं। इसके साथ कॉर्डेक्टमी। कॉर्डेक्टमी में क्या करते हैं, ये भी सर्जिकल प्रोसीजर ही होता है। इसमें क्या होता है, जो वोकल कोड होता है उसका आधा पार्ट या पूरा पार्ट रिमूव करते हैं सर्जरी के माध्यम से, अगर इस वोकल कोड अफेक्ट हुआ है किसके कारण, कैंसर सेल्स के कारण, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी क्या होता है, थायरॉयडेक्टमी में अगर थायरॉयड में कैंसर सेल्स ग्रो कर गए हैं, जो थायरॉयड ग्लैंड होती है, अगर उसमें भी स्प्रेड हो गया है कैंसर सेल्स का, ठीक है, तो थायरॉयड का आधा पार्ट या फिर पूरे पार्ट को, थायरॉयड ग्लैंड के पूरे पार्ट को ही रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के माध्यम से, ताकि कैंसर ज़्यादा अदर ऑर्गन में स्प्रेड ना हो पाए, ठीक है ना।
तो कुछ इस प्रकार से कुछ सर्जरी परफॉर्म की जाती हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।